Hello friends, I am Alka Sharma, Assistant Professor Department of Physics from Podar International College, Jaipur. Today I am going to explain about reflex klystron जो कि अपने MSc फाइनल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनका स्पेशलाइजेशन जो सब्जेक्ट है वो है माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारा जो यूनिट है क्लिस्ट्रॉन। ठीक है, तो हम बात करेंगे रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन की। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन होता क्या है। ठीक है, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन होता है एक माइक्रोवेव जनरेटर होता है, क्योंकि बेसिकली क्लिस्ट्रॉन क्या होता है, माइक्रोवेव्स को जनरेट करने के काम में आता है। एक ट्यूब होती है क्लिस्ट्रॉन जिससे माइक्रोवेव जनरेट की जाती है। तो बेसिकली रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन भी क्या है, एक माइक्रोवेव जनरेटर है। इज ए क्लिस्ट्रॉन दैट वर्क्स ऑन रिफ्लेक्शन एंड ऑक्सीलेशन इन ए सिंगल कैविटी विच हैज़ ए वेरिएबल फ्रिक्वेंसी। बेसिकली ये क्या करता है, ऑक्सीलेशंस करता है, रिफ्लेक्शंस करता है, और इसके अंदर जो कैविटी यूज़ की जाती है वो सिंगल कैविटी यूज़ की जाती है। ठीक है, एंड रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ एन गन डायोड, इलेक्ट्रॉन गन यूज़ करते हैं, एक कैथोड फिलामेंट यूज़ करते हैं, एनोड कैविटी यूज़ करते हैं, एंड इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। दीज आर द फीचर्स बेसिकली आप जो पूरे प्रोसेस में यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉन गन, कैथोड फिलामेंट, एनोड कैविटी एंड इलेक्ट्रोड। ठीक है, इट्स प्रोवाइड लो पावर एंड हैज़ लो एफिशिएंसी। बेसिकली इससे जो आउटपुट मिलता है वो लो पावर का मिलता है और उसकी एफिशिएंसी भी क्या होती है, लो होती है। ठीक है, द नेम ऑफ दिस क्लिस्ट्रॉन इज टेकन ड्यू टू इट्स रिफ्लेक्स एक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। बेसिकली रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन क्यों नाम हुआ है क्लिस्ट्रॉन का, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है वो क्या होता है, उसका वो किस तरीके से एक्ट करती है, रिफ्लेक्स, क्योंकि मैंने बताया रिफ्लेक्शन और ऑक्सीलेशन इसके प्रिंसिपल्स हैं वर्क करने के, तो रिफ्लेक्शन पे वर्क करती है, इसलिए इसका नेम क्या हुआ, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन हुआ। फॉर वर्किंग रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन को वर्क करवाने के लिए हमें क्या देना होता है, इसमें पॉजिटिव फीडबैक देना होता है जिससे ये वर्क कर पाए। ठीक है, और हम जानते हैं फीडबैक हमेशा कहाँ से दिया जाता है, आउटपुट टू इनपुट दिया जाता है। ठीक है, और जिसका यूनिट गेन क्या, जिसका गेन लूप गेन क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, क्योंकि ये किसकी कंडीशन है, अपने फीडबैक की कंडीशन होती है कि हमेशा जो लूप गेन होता है वो क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। सो दीज आर द कंडीशन फॉर रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन, और जस्ट इंट्रोडक्शन है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन की नीड क्यों हुई, क्योंकि इससे पहले अपने पास क्या था, टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन था। ठीक है, क्या डिसएडवांटेज हैं टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन के, या क्या डिफरेंस है बिटवीन रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन और टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन, वो हम देखेंगे। तो बात करें डिफरेंस बिटवीन टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एंड रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन। ओके, बेसिक डिफरेंस हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन को हम यूटिलाइजेशन में नहीं लेके आ सकते हैं प्रैक्टिकल फॉर्म में, तो उसको अपन किसके थ्रू देखते हैं, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन के थ्रू देखते हैं। बात करें डिफरेंस की, तो फर्स्ट डिफरेंस है टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन सिंपलेस्ट क्लिस्ट्रॉन ट्यूब होता है। ठीक है, और इस क्योंकि टू कैविटी बोल रहे हैं तो इससे नेम से ही क्लियर है कि इसमें दो कैविटी काम में ली जाती है। टू कैविटी के अंदर फर्स्ट बोलते हैं बंचर कैविटी और सेकंड बोलते हैं क्रेचर कैविटी। ओके, जैसा कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया है। ठीक है, और दिस क्लिस्ट्रॉन कैन बी यूज्ड एज ए एम्पलीफायर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन है वो एज ए एम्पलीफायर वर्क करता है। उसका प्रिंसिपल क्या होता है, एम्पलीफिकेशन का होता है। एम्पलीफिकेशन का क्या मतलब है कि अपन जब इनपुट लो देते हैं, अगर अपन स्मॉल सिग्नल्स भी उसको दे रहे हैं, स्मॉल ऐसी सिग्नल्स भी अपन दे रहे हैं, तो जो आउटपुट मिलेगा वो हाई पावर का मिलता है। तो हमेशा टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन हाई पावर और हाई एफिशिएंसी आउटपुट अपन को देता है। ठीक है, और हमेशा कौन से मोड में देता है, कंटिन्यूसली वेव मोड के अंदर अपन को क्या देता है, आउटपुट देता है टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन। ओके, अब बात करें रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन की। रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन क्या है, एक एपरेटर है और उसके अंदर क्या है, सिंगल कैविटी है। ठीक है, जैसे मैंने बताया एनोड कैविटी बोल देते हैं उसको, ये सिंगल कैविटी वर्क करवाता है, और ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ऑक्सीलेशन के। रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन इज यूटिलाइज्ड एज ए ऑक्सीलेटर। बेसिकली टू कैविटी करता है एम्पलीफिकेशन और रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन करता है ऑक्सीलेटर में। बेसिकली डिफरेंस क्या हुआ, क्योंकि एम्पलीफिकेशन में क्या होता है, हमेशा एफिशिएंसी बढ़ जाती है, पावर आउटपुट बढ़ जाती है, बट रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन में क्या होता है, कभी भी पावर नहीं बढ़ती है, लो पावर ही इसके अंदर मिलती है। ठीक है, लो एफिशिएंसी पे ही ये वर्क करता है, बट ये एज ए ऑक्सीलेटर वर्क करता है।
सो ऑक्सीलेटर का क्या बेनिफिट होता है हमेशा कि यहाँ पर आपको इनपुट्स बार बार नहीं देने पड़ते हैं, क्योंकि ये सेल्फ एक्साइटेशन मोड होता है। दैट मीन एक बार आउटपुट मिलने के बाद इसके अंदर कंडीशन वापस रिपीट होती जाती है, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं होती, इनपुट सिग्नल्स आपको बार बार नहीं देने पड़ते हैं। दिस क्लिस्टोन इज टोटली डिसिमिलर फ्रॉम द कैविटी टू कैविटी क्लिस्टोन बिकॉज इट हैज़ ए सिंगल कैविटी एंड यूज फॉर मॉड्यूलेशन अदरवाइज डीमॉड्यूलेशन। बेसिकली इसमें मॉड्यूलेशन के लिए भी काम में आता है और डीमॉड्यूलेशन के लिए भी काम में आता है। तो सबसे मेन जो डिफरेंस था कि टू कैविटी के कंपेयर में रिफ्लेक्स क्लिस्टोन ही लैबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है। क्यों? एक तो कंस्ट्रक्शन ईजी है, क्योंकि टू कैविटी क्लिस्टोन में 2 कैविटी आप यूज़ करोगे, उसके कंपेयर में 1 कैविटी में अगर आप कोई चीज़ माइक्रोवेव जनरेट कर पा रहे हो तो कंस्ट्रक्शन भी इजी है। सेकंड, एक फाइनेंशियली वेव से भी देखा जाए तो उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है 2 कैविटी में, और 1 कैविटी में इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम है। ओके, so these are the basic difference between 2 cavity and 1 cavity reflex क्लिस्टोन। इसलिए लेबोरेटरीज में हम जब भी क्लिस्टोन देखेंगे वो रिफ्लेक्स क्लिस्टोन देखा जाता है, क्योंकि उससे आउटपुट लेना काफ़ी इजी होता है। ओके, सो अब बात करते हैं, ये तो डिफरेंस देख लिया अपन ने। अब रिफ्लेक्स क्लिस्टोन के डायग्राम का डिस्क्रिप्शन देखते हैं पहले, फिर अपन इसका कंस्ट्रक्शन देख पाएंगे। तो अपन डायग्राम क्लियरली देख पा रहे हैं, एक इसमें ट्यूब है, ठीक है, और सबसे पहले मैंने बताया इलेक्ट्रॉन गन है इसके अंदर, तो इलेक्ट्रॉन गन इनिशियली पार्ट पे लगी हुई है। फिर वहाँ पर एक होता है एनोड कैविटी, जैसे मैंने सेकंड नेम लिया था, एनोड कैविटी है, ये सिंगल कैविटी इसके अंदर यूज़ की जाती है, जिसके साथ कनेक्टेड क्या है आपका RF आउटपुट, रेडियो फ्रिक्वेंसी आउटपुट है, जहाँ से अपन आउटपुट लेते हैं, माइक्रोवेव्स का आउटपुट लेते हैं, ठीक है। फिर अपन देख रहे हैं कि जो एनोड है वो किससे जुड़ा हुआ है, एक वोल्टेज दे रहे हैं VA विच इज़ द एनोड वोल्टेज है, ठीक है। उसके पॉजिटिव पार्ट से अपन ने क्या जोड़ा हुआ है, एनोड कैविटी को जोड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अपन देख रहे हैं रिपेलर स्पेस देख रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद एक रिपेलर इलेक्ट्रोड देख रहे हैं, और रिपेलर इलेक्ट्रोड क्या जो पार्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है, एक रिपेलर वोल्टेज के नेगेटिव पार्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ क्या होता है, रिटार्डेशन की कंडीशन आती है, इसलिए इसको नेगेटिव पार्ट से जोड़ा जाता है। ओके, सो ये एक स्ट्रक्चर है इसका, डायग्राम का डिस्क्रिप्शन है कि डायग्राम में क्या क्या चीज़ें अपन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन, एनोड कैविटी विच इज़ अ सिंगल कैविटी, RF आउटपुट के लिए एक्सेल लूप होता है, ठीक है, रिपेलर स्पेस होता है, रिपेलर इलेक्ट्रोड होता है जो कि आपके रिपेलर वोल्टेज से कनेक्टेड होता है। सो अब इसके बारे में डिटेल्स से देखते हैं अपन कि क्या किस तरीके से कनेक्टेड होता है, पॉजिटिव नेगेटिव किस बिहाफ पे कनेक्ट किया जाता है। सो कंस्ट्रक्शन देखते हैं। द कंस्ट्रक्शन में फर्स्टली अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम के बारे में बात करते हैं। तो द इलेक्ट्रॉन बीम इज इंजेक्टेड फ्रॉम द कैथोड, ओके, दैट मीन आपके इलेक्ट्रॉन गन यहाँ कैथोड का वर्क करता है। देन देयर इज एन एनोड नोन एज द फॉक्सिंग एनोड और एक्सलेटिंग एनोड। कैथोड के जस्ट बाद में क्या होता है, एनोड होता है, और वो एनोड क्या होता है आपका एक्सलेटिंग एनोड का काम करता है। दिस एनोड इज यूज टू नैरो डाउन द इलेक्ट्रॉन बीम। द एनोड इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव पोलरिटी ऑफ द DC वोल्टेज सोर्स। जैसे मैंने बताया VA जो होता है उसके पॉजिटिव पोलरिटी से इसको जोड़ा जाता है। नेक्स्ट, द रिफ्लेक्स क्लिस्टोन हैज ओनली 1 कैविटी विच इज द प्लेस्ड नेक्स्ट टू द एनोड, ठीक है। दिस कैविटी वर्क्स एज अ बंचर कैविटी फॉर फॉरवर्ड मूविंग डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन एंड क्रेचर कैविटी फॉर बैकवर्ड मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन कैथोड में से होते हुए कैथोड एनोड कैविटी में से जाते हैं, तो एनोड कैविटी उस टाइम तो बंच बनाने का काम करती है, इलेक्ट्रॉन बीम बनाती है तो उसको बंचर कैविटी की तरह काम करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बट जब रिपेलर लगा हुआ है, रिपेलर इलेक्ट्रोड लगा, उससे रिपेल होकर इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं, तो वो एज ए क्या करती है, क्रेचर कैविटी का काम करती है। नेक्स्ट, द वेलोसिटी एंड करंट मॉड्यूलेशन टेक प्लेस इन दिस कैविटी, द कैविटी गैप। द गैप इज इक्वल टू द डिस्टेंस d, वो हम डिस्टेंस ले सकते हैं इसके अंदर। नाउ द रिपेलर प्लेट इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव पोलरिटी ऑफ द वोल्टेज सोर्स VR, क्योंकि यहाँ एक रिटार्डेशन की फॉर्म लेनी होती है, इसलिए इसको नेगेटिव पार्ट से जोड़ा जाता है। और हमें हमेशा याद रखना है इसमें कौन सा यूज़ करते हैं अपन, पॉजिटिव फीडबैक यूज़ करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक यूज़ करने का क्या मतलब कि पॉजिटिव फीडबैक हमेशा फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करता है, ओके, ना कि डिक्रीज, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, डिक्रीज करता है, और गेन को क्या करता है, डिक्रीज करता है, और पॉजिटिव फीडबैक जो गेन है उसको बढ़ाता है। तो यहाँ पॉजिटिव फीडबैक यूज़ करते हैं। सो अब हम बात करते हैं वर्किंग की, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्शन देख लिया, हमने डायग्राम देख लिया, अब बात करते हैं वर्किंग की। सो वर्किंग क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है, जो इमिट होती है कैथोड, जो हम फिलामेंट भी बोल रहे हैं, यहाँ गन भी बोल रहे हैं, ठीक है, वहाँ से क्या होते हैं, इमिट होते हैं, इज एक्सलेटेड बाय द ग्रिड। ग्रिड दैट मीन ग्रिड
किसे बोलते हैं हम, जैसे आपके जो कैथोड और एनोड का जो पेयर बनता है स्पेस के अंदर, कैविटीज़ के अंदर, उसे ग्रिड बोला जाता है। एंड पासिस थ्रू द कैविटी एनोड टू रिपेल स्पेस बिटवीन द कैविटी एनोड एंड द रिपेल्ड इलेक्ट्रोड। सो बेसिकली पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन गन्स, कैथोड गन से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं ग्रिड में से होते हुए स्पेस में से, जहाँ इलेक्ट्रॉन कैथोड और एनोड के बीच में से होते हुए एनोड कैविटी में जाते हैं, वहाँ एक्सलेटेड होते हैं, फिर वहाँ से रिपेलर स्पेस में जाते हुए कहाँ तक पहुँचते हैं, रिपेलर इलेक्ट्रोड तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, पूरा एक वर्किंग होती है, वन डायरेक्शन वर्किंग होती है। अब फीडबैक क्यों रिक्वायर्ड होता है? फीडबैक यहाँ ऑक्सीलेशन को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड है। ऑक्सीलेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, जब इलेक्ट्रॉन रिपेलर स्पेस से होते हुए, क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ग्रिड में से जाते हुए क्या होते हैं, एनोड कैविटी तक पहुँचते हैं। एनोड कैविटी में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्सलेटेड होते हैं। ठीक है, वहाँ से वो निकल के कहाँ जाते हैं, रिपेलर स्पेस में जाते हैं, फिर वहाँ रिपेलर इलेक्ट्रोड होता है। रिपेलर इलेक्ट्रोड से वापस क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। ठीक है, जब वहाँ से रिपेल होते हैं, रिवर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन बीम वापस, तो वापस वो क्या होते हैं, किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाते हैं, वापस आपकी कैविटी की तरफ जाते हैं, और कैविटी में वापस क्या करते हैं, अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, और वहाँ से वापस आउटपुट को इनपुट में दिया जाता है कैथोड की तरफ। तो इस तरीके से फीडबैक जो है इस ऑक्सीलेशन को, कंटिन्यूसली प्रोसेस को रखने के लिए क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, द इलेक्ट्रोड्स इन द बीम आर द वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड बिफोर द बीम पास थ्रू द कैविटी द सेकेंड टाइम एंड द गिव अप द एनर्जी टू द कैविटी टू मेंटेन ऑक्सीलेशन। सो जो इलेक्ट्रोड्स हैं, रिपेलर इलेक्ट्रोड्स हैं, वो क्या करते हैं, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन प्रोवाइड करते हैं। कहाँ, जब इलेक्ट्रॉन बीम क्या होती है, रिपेलर इलेक्ट्रोड्स से वहाँ आती है, और वहाँ से वापस सेकेंड टाइम कैविटी के अंदर जानी होती है, वापस रिवर्स होके, उससे पहले वेलोसिटी मॉड्यूलेशन प्रोवाइड करवाता है रिपेलर इलेक्ट्रोड। वेलोसिटी मॉड्यूलेशन से क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो जब सेकेंड टाइम कैविटी गैप में जाते हैं ये, तो हाई एनर्जी के साथ जाते हैं, तो कुछ आउटपुट का क्या कर देते हैं, वापस इनपुट दे देते हैं, और कुछ आउटपुट बाहर ले लिया जाता है, तो इससे ऑक्सीलेशन मेंटेन रहता है। तो इस तरीके से रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन बेसिकली जो काम करता है वो काम करता है ऑक्सीलेशन पे। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है, टू कैविटी कंपेयर में ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि इसमें एक कैविटी काम में लेते हैं, वो जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो एज ए बंचर कैविटी काम करती है, और जब रिवर्स में वापस आते हैं इलेक्ट्रॉन बीम थ्रू द रिपेल होके, थ्रू द रिपेलर इलेक्ट्रोड, तो वापस क्रेचर कैविटी का काम करते हैं। सो एक कैविटी के थ्रू ही अपन क्या कर सकते हैं, माइक्रोवेव इसके अंदर जनरेट कर पाते हैं, तो वो काफ़ी ईजी होता है कंपेयर टू टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन। ठीक है, सो ये नेक्स्ट डायग्राम है। ठीक है, अब डायग्राम को पहले देख लेते हैं। डायग्राम में बंचिंग टाइम बताया हुआ है, वोल्टेज अक्रॉस द गैप बताया हुआ है, पोजीशन ऑफ द गैप बताया, रिपेलर स्पेस बताया हुआ, इलेक्ट्रॉन बंच बताया हुआ है, ये सारी डिटेलिंग है। तो सबसे पहले तो अपन इनिशियली वोल्टेज अक्रॉस गैप की बात करते हैं। यहाँ अपन क्या करते हैं, इनपुट्स देते हैं, इनपुट्स वेव की फॉर्म में है। ठीक है, अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव हाफ साइकिल में होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हाफ साइकिल में होते हैं। ठीक है, कुछ जीरो नॉट एक्सेलेटेड वाली कंडीशन पे होते हैं। ठीक है, तो इस ऑपरेशन को लिए समझने के लिए कुछ अजम्पशंस देखते हैं अपन। ठीक है, लेट्स अज्यूम दैट ए रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल इलेक्ट्रॉन, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन ई आर क्रॉसेस द एनोड कैविटी। ठीक है, सो हम डायग्राम में देख पा रहे हैं ई आर। ठीक है, ई आर देख पा रहे हैं, इसमें नो चेंज वाली कंडीशन है, कोई एक्स्ट्रा वेलोसिटी इसमें ऐड नहीं हो रही है। द एनोड कैविटी बट हैज़ नो एक्स्ट्रा वेलोसिटी एंड इट्स रिपेल्स बैक आफ्टर रीचिंग द रिपेलर इलेक्ट्रोड विद द सेम वेलोसिटी। अब ये यहाँ से जब वेलोसिटी अक्रॉस गैप से देखो कि यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं ई आर जो है, ना तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में ना नेगेटिव हाफ साइकिल में, ये यहाँ पर इक्वल इसकी वेलोसिटी, इसको कोई एडिशनल वेलोसिटी नहीं मिल रही। तो ये इस गैप को क्रॉस करता है, रिपेलर स्पेस में जाता है, और रिपेलर स्पेस में रिपेल होके वापस एक इलेक्ट्रॉन बंच की जगह पर आके रुक जाता है। ठीक है, ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हम लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं ई ना, अनदर इलेक्ट्रॉन विच इज़ द अर्लियर, क्योंकि इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, ई इलेक्ट्रॉन होता है, अर्लियर है। ठीक है, तो क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो ये वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो ये फास्टली क्या करता है, मूव करता है, इस गैप को क्रॉस करता है, कैविटी गैप को, और वो रिपेलर स्पेस के पास जाता है। जब रिपेलर इलेक्ट्रोड के पास जाता है तो वो भी वापस रिपेल होके कहाँ जाता है, जहाँ पर आपका क्या पहुँचा था, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन पहुँचा था। बट ये इसके पास वेलोसिटी बहुत आपकी ई जो है, इसमें वेलोसिटी आपकी क्या होती है, इज हेड स्टार्टेड अर्लियर देन इट
this reference electron reaches the repeller first but return slowly reaching at the same time of reference beam. Basically ये reference electron सब जल्दी repeller electrode के पास पहुँचता है, ठीक है, बट ये जब वापस रिटर्न होता है तो ये काफ़ी स्लोली रिटर्न होता है ताकि सेम टाइम पे आपका रेफरेंस इलेक्ट्रॉन और आपका अर्लियर इलेक्ट्रॉन पहुँच पाए, ठीक है। अब बात करें थर्ड, सो अनदर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो यहाँ लेट इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं विच स्टार्ट लेटर देन बोथ reference electron and earlier electron. However, it moves with greater velocity while the returning back. बट ये जब वापस रिटर्न करता है रिपेलर इलेक्ट्रोड के वहाँ से, ये क्या करता है, हाई वेलोसिटी से रिपेल करता है, तो इससे ये क्या होता है, जल्दी के आप वहाँ पर पहुँच, क्योंकि ये स्टार्ट लेट करता है बट रिपेल होने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, तो ये क्या होता है, उसी टाइम पे पहुँच पाता है जिस टाइम पे आपका ER और EE पहुँचा था। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि जब ये तीन तरह के इलेक्ट्रॉन की बात की, एक रेफरेंस इलेक्ट्रॉन जिसको कोई एक्स्ट्रा वेलोसिटी नहीं मिलती, एक आपका अर्लियर इलेक्ट्रॉन जिसको एक्स्ट्रा वेलोसिटी मिल जाती है, ठीक है, फास्टर होते हैं, मतलब जल्दी पहुंचते हैं ये रिपेलर इलेक्ट्रोड के पास, और एक लेट इलेक्ट्रॉन होते हैं जो लेट पहुंचते हैं। पर जब ये रिपेल होते हैं वापस तीनों, तो तीनों सेम टाइम पर ही एक पॉइंट पे पहुंचते हैं और वो बंचर इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। अब ये तीनों सेम टाइम पे क्यों पहुंचेंगे, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के थ्रू, एक की वेलोसिटी बढ़ जाती है, एक की वेलोसिटी कम हो जाती है, एक की वेलोसिटी सेम रहती है, तो तीनों बैलेंस होकर एक ही टाइम पे आपके एक ही ट्रांजिट टाइम पे तीनों क्या बनाते हैं, बंच बनाकर पहुंचते हैं। So now these three electrons, namely ER, EE and EL, reach the gap at the same time, forming an electron bunch. This travel time is called the transit time. ये जो पूरा प्रोसेस होता है कैविटी से रिपेलर इलेक्ट्रोड के पास जाना और रिपेलर इलेक्ट्रोड से वेलोसिटी मॉड्यूलेशन करके वापस कैविटी तक आना, ये एक ट्रांजिट टाइम होता है, ठीक है। सो इस तरीके से इसकी ऑप्टिमम वैल्यू अपन दे सकते हैं, तो ये ट्रांजिट टाइम होता है। यहाँ अपन जो मोड यूज़ करें वो 1/3/4 मोड यूज़ करें, अलग अलग मोड यूज़ कर सकते हैं अपन रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन के अंदर, ठीक है। सो इसके अंदर अपन ये मोड यूज़ कर रहे हैं। अब बात करते हैं, the anode cavity accelerated the electron while going and gains their energy by retarding them during the return journey. Then the gap voltage is at maximum positive. This lets the maximum negative electron to retarded, ठीक है। तो इस तरीके से मैक्सिमम रिटार्डेड किसके होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का वापस होता है, ठीक है। और वापस क्या होता है, सेकेंड टाइम जब कैविटी में आते हैं तो इनके पास एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, ये एनर्जी वापस कैविटी को देते हैं, ठीक है, वहाँ से आउटपुट ले लिया जाता है और फिर उस आउटपुट से वापस इनपुट में क्या दिया जाता है, फीडबैक दिया जाता है। तो ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है और ये जो ट्रांजिट टाइम है ये भी रिपीट होता रहता है। तो जो ऑप्टिमम ट्रांजिट टाइम रिपीट होता है, इसमें मैंने बताया ये मोड कौन सा है, 3/4 मोड यूज़ किया और n यहाँ पर इंटीजर है जो अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दिस ट्रांजिट टाइम डिपेंड अपॉन द रिपेलर एंड एनोड वोल्टेज। और ये जो ट्रांजिट टाइम है ये फिक्स नहीं है, एक तो मोड पे डिपेंड करता है और एक किस पे डिपेंड करता है कि आपने रिपेलर और एनोड को कितनी वोल्टेज दी है, कि एनोड को कितना DC वोल्टेज दिया है और कि रिपेलर वोल्टेज कितना है, उस हिसाब से अपन ट्रांजिट टाइम अपना चेंज होता जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन काम करता है। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ कि इसमें क्या होता है कि एक बार इनपुट दिया अपन ने, ठीक है, एनोड कैविटी में एक्सलेटेड किया उन्होंने, वहाँ पर रिपेलर एनोड इलेक्ट्रोड तक पहुँचा, रिपेल होकर वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के थ्रू बंच बना के अपनी एनर्जी किसको दे दी, इन्होंने वापस कैविटी को दे दी, वहाँ से आउटपुट ले लिया और वहाँ से थोड़ा सा पार्ट वापस फीडबैक इनपुट में दे दिया, फिर वापस ये प्रोसेस चलता है। तो बट इसमें क्या होता है, आपको इनपुट, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करना पड़ता। टू कैविटी कंपेयर में इसमें आउटपुट तो कम मिलता है बट ये ज़्यादा यूजेबल है, लैब्स के अंदर भी अपन को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें बार बार फीडबैक देना होता है और आउटपुट अपन को उसका अकॉर्डिंग मिल जाता है। तो इसमें ऑक्सीलेशन की वजह से अपन को बार बार आउटपुट मिल जाता है, सो माइक्रोवेव्स ईजिली जनरेट कर पाते हैं, ठीक है, विथ लो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो इससे होता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। क्लेस्ट्रॉन स्पेसिफिकेशन है कि इसका फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसमें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होती है, सो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 to 200 गीगाहर्ट्ज तक देखते हैं अपन, ठीक है। ओके, सो इस तरीके से 200 गीगाहर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है, ठीक है। बैंडविड्थ अपनी रहती है इसकी, अपन देख रहे हैं 30 मेगाहर्ट्ज तक देखते हैं। और जो पावर आउटपुट है इसका, बेसिकली पावर आउटपुट जो होता है टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन का, तो 2.5 वोट है, उसमें किलोवाट तक होता है, इसमें 2.5 वोट तक है, उसमें किलोवाट तक रहता है। और फ्रीक्वेंसी भी उसकी काफ़ी मेगाहर्ट्ज तक काफ़ी ज़्यादा रहती है इसके कंपेयर में। सो इसका पावर आउटपुट क्या लो होता है, 2.5 वोट तक ही रहता है। प्रैक्टिकल एफिशिएंसी क्या होती है, 10 to 20% ही होती है इसकी। और थ्योरेटिकल एफिशिएंसी इसकी है 22.780%, जो कि लो एफिशिएंसी है, ठीक है, टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन के कंपेयर में।
ठीक है, और रनिंग रेंज बता रखा है और उसमें मैग्नेट्रॉन का स्पेसिफिकेशन भी बताया जाता है। सो इस तरीके से आपका रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन इसके अंदर काम करता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और पावर आउटपुट और एफिशिएंसी की बात करते हैं अपन यहाँ पर। सो अब हम बात करते हैं क्लेस्ट्रॉन की एप्लीकेशंस के बारे में। सो हम बहुत एप्लीकेशंस के बारे में, बहुत क्लेस्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। टू कैविटी एंड रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन का यूजेस कहाँ होता है बेसिकली। सो बेसिकली मैंने बताया टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन क्या होता है, एम्पलीफायर का काम करता है। तो बेसिकली सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देते हैं, तो अपन जानते हैं। और क्योंकि यहाँ मॉड्यूलेशन की भी बात हो रही है, तो यहाँ पर सिग्नल्स को काफ़ी बढ़ा दिया जाता है थ्रू द क्लेस्ट्रॉन। सो अपन कहाँ यूज़ कर सकते हैं, द एप्लीकेशंस ऑफ क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर इन्वॉल्व इन सैटेलाइट्स, हाई एनर्जी फिजिक्स, वाइड बैंड हाई पावर कम्युनिकेशन, रडार, मेडिकल, पार्टिकल्स, एक्सीलेटर्स। यहाँ जहाँ सब जगह एम्पलीफिकेशन की बात होती है, ठीक है, आउटपुट फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करने की बात होती है, वहाँ पर अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, क्लेस्ट्रॉन्स यूज़ कर सकते हैं। एट प्रेजेंट अपन कहाँ यूज़ करते हैं, GRC ग्लोबल रिसोर्सेज कॉरपोरेशंस में यूज़ करते हैं। इट यूटिलाइजिंग दीज एम्पलीफायर फॉर द कन्वर्टिंग द हाइड्रोकार्बन्स इन ईच डे मटीरियल्स। बेसिकली कन्वर्ट करने के काम में आ रहे हैं, ठीक है, डीजल फ्यूल के अंदर, ऑयल सेंट्स के अंदर, वेस्ट ऑफ द ऑटोमोटिव्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर ये क्या करते हैं, कन्वर्टिंग करने के काम में आते हैं, ठीक है। क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर कैन प्रोड्यूस फार सुपीरियर आउटपुट ऑफ माइक्रोवेव पावर कंपेयर्ड विद द गन डायोड। बेसिकली पहले माइक्रोवेव पावर्स जो माइक्रोवेव जनरेट करने के लिए गन डायोड्स का यूज़ किया जाता था, बट उसके कंपेयर में क्लेस्ट्रॉन काफ़ी अच्छा एफिशिएंट है कंपेयर टू गन डायोड। तो अब जो भी प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं अपन क्लेस्ट्रॉन ज़्यादा यूज़ करते हैं। जनरली दीज एम्पलीफायर आर यूज्ड वेयर द रेंज ऑफ आउटपुट विल बी 50 मेगावाट्स टू 50 किलोवाट्स तक यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दे आर यूज्ड फ्रॉम 100 ऑफ मेगाहर्ट्ज टू 100 ऑफ गीगाहर्ट्ज तक। इसकी रेंज बेसिकली क्लेस्ट्रॉन को बनाने का रीज़न यही था कि काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं, काफ़ी हाई रेंज की फ्रिक्वेंसी को ही जनरेट कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी यहाँ वेरिएबल होती है। एंड लोकल ऑक्सीलेटर ऑफ द माइक्रोवेव रिसीवर, ठीक है। बेसिकली ये जो ऑक्सीलेटर की फॉर्म में होता है, ठीक है, सो ये एक एज अ माइक्रोवेव रिसीवर्स भी काम करते हैं। सो इस तरीके से आपका क्लेस्ट्रॉन काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है। क्लेस्ट्रॉन की काफ़ी एडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज भी है कि क्लेस्ट्रॉन में क्या होता है कि एक फ़ैन यूज़ करते हैं अपन, क्योंकि क्लेस्ट्रॉन बहुत जल्दी हीटेड हो जाता है, ठीक है, गर्म हो जाता है, तो उसको कूल रखा जाता है, उसके लिए उसके एक्स्ट्रा फैंस इसके अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसके कुछ माइनर से डिसएडवांटेज भी है कि इसको कंटिन्यूसली कूलिंग चाहिए होती है सेपरेटर को, अदरवाइज इसमें क्या होता है, ये क्लेस्ट्रॉन हीटेड होकर ख़राब हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे वायर्स से मिलके बना होता है, तो वायर काफ़ी जल्दी हीटेड हो जाते हैं। सो उसको कूलिंग के लिए यहाँ फैन यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, एज ए एम्पलीफायर भी, एज ए ऑक्सीलेटर भी क्लेस्ट्रॉन की। ओके, हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन है कि वाई कांट कन्वेंशनल ट्यूब बी यूज्ड एज अ माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज, क्योंकि उसमें मैंने पहले भी लास्ट लेक्चर में बताया कि कन्वेंशनल ट्यूब में ट्रांजिट टाइम इफेक्ट होता है, ठीक है, और ट्रांजिट टाइम इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है जो एक हाई फ्रिक्वेंसी लिमिटेशन को शो करता है कन्वेंशनल ट्यूब में। तो कन्वेंशनल ट्यूब एक हाई लिमिटेशन फ्रिक्वेंसी तक ही काम करता है, हाई माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी पे काम नहीं कर पाता। ट्रांजिट टाइम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का कैथोड से एनोड तक मूव करने का टाइम ट्रांजिट टाइम होता है। किस प्रिंसिपल पे काम करता है आपका रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन, वेलोसिटी एंड करंट मॉड्यूलेशन पे काम करता है। तो इस तरीके से मैंने कुछ क्वेश्चन स्लाइड में डाले हैं आंसर्स, तो आप इसको आंसर्स के साथ देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ डाउट्स अगर रह भी जाएं अपने ड्यूरिंग द टॉपिक तो आपको इससे हो जाएगा। तो दीज आर द आंसर्स एंड क्वेश्चंस, ठीक है। सो इससे आपका पूरा रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, विथ आंसर्स हैं ये।